हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 3 एंड दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट नंबर 3 which is the CPU scheduling, and today's target will be what we are going to discuss. First of all, we will discuss about that what is a process, what is process concept. This is according to the syllabus of unit 3. Then we will discuss about the what is the difference between process and a program. Then what are the process state? There are different states for a process, and what is process state transition diagram, or you can say process state life cycle. Then what is the difference between CPU bound process and input output bound process. And in the last of today's lecture we will discuss about the process control block, which is also known as task control block. So this will be the discussion for today's lecture. So let us start the discussion and start the discussion about the process concept. देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड ए प्रोग्राम। जब रन टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन आ जाती है, जब उसे सीपीयू मिल जाता है, तो वो इंस्ट्रक्शन या यू कैन से, क्योंकि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम को बनाती हैं, तो उसे प्रोग्राम ना कह के हम क्या बोलते हैं, उसे प्रोसेस कहते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम होता है वो पैसिव एंटिटी होता है और जो प्रोसेस होता है वो एक्टिव एंटिटी होता है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज द प्रोसेस कॉन्सेप्ट। अर्ली कंप्यूटर सिस्टम अलाउड ओनली वन प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम। एक समय में एक ही इंस्ट्रक्शन या एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता था पहले सिस्टम के अंदर। दिस प्रोग्राम हैड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सीपीयू एंड हैड एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज। एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को लगा दिया जाता था और जितने भी रिसोर्सेज हुआ करते थे वो केवल एक ही प्रोग्राम के लिए हुआ करते थे। Nowadays, computer system allows multiple programs, multi-programming, multitasking to be loaded into memory, executed concurrently. This is multi-programming, or you can say multitasking. What do you mean by multi-programming? Multi-programming means हमारे पास जो RAM है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जिससे सीपीयू डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकता है। सीपीयू डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट कर सकता है? रैम से कर सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से कर सकता है। तो रैम में एक प्रोग्राम ना होके देयर मस्ट बी सेवरल प्रोग्राम्स। सपोज एक प्रोग्राम को सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना शुरू किया और उस पर काम करते करते ऐसा लगा कि उसे किसी इनपुट आउटपुट के लिए यहां से कहीं और जाना है, या किसी और रिसोर्स को यूज करना है, या किसी कोई और प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी इस प्रोसेस से हाई है। जो पहले वाली लाइन थी दैट इज फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग। जो दूसरी लाइन है कि अगर किसी की प्रायोरिटी हाई है और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट जिसको वो कर रहा था उसको छोड़ना है, और जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसे एग्जीक्यूट करना है, या फिर पहले वाला जिसके ऊपर काम चल रहा था उसको जितना टाइम दिया गया था, जितना टाइम उसके लिए डिसाइड किया गया था वो एक्सपायर हो चुका है, उसको अब दूसरे प्रोसेस को सर्विस मिलनी चाहिए, सीपीयू मिलना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन देयर विल बी ए नंबर ऑफ प्रोसेस, यू कैन से नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इनटू द प्राइमरी मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तभी पॉसिबल है जब बहुत सारे प्रोग्राम रन टाइम पे प्रोसेस किसके अंदर अवेलेबल है? रैम के अंदर अवेलेबल है, प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल है। तो आज के जो सिस्टम है, वी हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम, वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट मल्टी प्रोग्रामिंग, वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग। वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। This evolution requires strong control and more categorization of various programs, and these needs resulted in the notion of a process which is a program in execution. What is a process? A program in execution. What do you mean by program in execution? Program in execution means CPU is working on a particular program. CPU is executing a program. CPU is executing an instruction. That is a process. रनिंग टाइम पे प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ए प्रोसेस इज द यूनिट ऑफ वर्क इन ए मॉडर्न टाइम शेयरिंग सिस्टम। जो प्रोसेस है वो क्या है? यूनिट ऑफ वर्क है। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, हाउ मेनी प्रोसेसेस आर इन द रैम, हाउ मेनी प्रोसेस हैव बीन एग्जीक्यूटेड। दिस इज बेसिकली टर्मिनोलॉजी व्हिच वी यूज। ए प्रोसेस इज द यूनिट ऑफ वर्क in a modern time sharing system. And the last statement is a system consists of a collection of processes. एक सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस होंगे। By switching the CPU between processes, operating system can make the computer more productive. By switching, switching means context switching. ये अभी हम पढ़ने वाले हैं what is context switching. Context switching का मतलब है कि प्रोसेसर एक प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन जिस प्रोसेस के ऊपर इस प्रोसेसर काम कर रहा था, या तो जितना टाइम उसे प्रोसेसर का दिया गया था तो उसका टाइम पूरा हो चुका है, टाइम एक्सपायर हो चुका है, तो अब उस प्रोसेस से वो रिसोर्स सीपीयू ले लिया जाएगा तो दूसरे प्रोसेस को दिया जाएगा।
अगर उसका टाइम, उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो सारी बातें हमें स्टोर करके रखनी पड़ेंगी। क्या हो चुका था, आगे क्या होना है, उसका क्या स्टेटस था, वो किस स्टेट में था, उसका नंबर क्या था, कितना काम बचा था, किस एड्रेस पे वापस आना, ये सारी बातें कब स्टोर होती हैं? जब व्हेन वी परफॉर्म दिस कंटेक्स्ट स्विचिंग। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन next PPT that what is context switching. So now we have discussed that what is a process. सिंपल सी बात है, प्रोसेस को आप याद कर लीजिए। रन टाइम पे प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। चलिए एक एक करके बात करते हैं, बहुत सारी बात मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको मालूम है। व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन? एन ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन? एन ऑर्डर और ए कमांड विच इज गिवन टू दी कंप्यूटर टू चेंज द स्टेट ऑफ इनपुट। इनपुट किस में कन्वर्ट होता है? कुछ एग्जीक्यूशन होता है, इनपुट किस में कन्वर्ट होता है? आउटपुट में कन्वर्ट होता है। जब भी, या स्पेसिफिकली अगर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट जो कहता है, जो 0-1 की फॉर्म में वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल वर्ड बोलते हैं। बेसिकली दैट इज ए इंस्ट्रक्शन, दैट इज एन इंस्ट्रक्शन। या सिंपल सीधे शब्दों में, जो भी काम होता है किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्राम क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या set of instructions. Organize word we should use organize. What do you mean by organization? Suppose you want to calculate the addition of two numbers. How will you calculate? First you should have the first number, then you will have second number, then you will perform the addition, then you will store the result into the third variable, third location, then you will come out of the program. So this is an organization, organized collection of instruction. Is it possible that you can perform the addition without having two numbers? It is not possible. That's why we are using always this word, that is organized collection of instructions is known as a program designed to complete a specific task. And what is a process? Process is an instance of an executing program. Process क्या होता है? एक instance है किसका? executing program का. Program may have number of processes. Program may have number of modules. A program may have number of threads. तो जो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज नोन एज ए प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, दूसरा डिफरेंस देखते हैं। This is a passive entity. I have already told you that this is a passive entity and this is active entity. ये कहाँ रहता है? ये सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। अभी आपने सी का कोई प्रोग्राम लिखा, where it is stored? It is stored in, you can say, secondary memory. जैसे ही आपको इसे एग्जीक्यूट करना है तो ये कहाँ पे आना पड़ेगा आपको? इसे मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, प्रोग्राम एग्जिट्स एज ए सिंगल प्लेस and continues to exit until it is deleted. And process exists for a limited span of time as it is gets terminated after the completion of task. यानी कि जो प्रोग्राम है वो जब तक रहता है जब तक कि उसे डिलीट ना कर दिया जाए, और प्रोसेस कब तक रहता है? जब तक उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। दिस इज स्टैटिक। एक आपने बस सेट कर दिया, प्रोग्राम पड़ा है मेमोरी के अंदर, दिस इज स्टैटिक। एंड दिस इज डायनेमिक बिकॉज इसकी जब एग्जीक्यूशन शुरू होती है किसी प्रोसेस की तो वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आ जाता है। उसकी अलग अलग स्टेट होती हैं, वो स्टेट अभी हमें डिस्कस करनी है। और इस क्वेश्चन के बिना कभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर नहीं बनता है। तो फोर्थ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस इज, प्रोग्राम इज ए स्टैटिक एंटिटी एंड प्रोसेस इज ए डायनेमिक एंटिटी। तो वी हैव डिस्कस अबाउट फोर डिफरेंसेस। फिफ्थ वन इज प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट। प्रोग्राम कहां पे है? सेकेंडरी में है। इट ओनली रिक्वायर्स मेमोरी स्पेस फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन। इसे किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, कुछ होना नहीं है, जस्ट स्पेस में एक मेमोरी के स्पेस की रिक्वायरमेंट जहां पे प्रोग्राम को स्टोर करना है। लेकिन प्रोसेस हैज ए हाई रिसोर्स रिक्वायरमेंट। इसे रिसोर्सेज चाहिए। कौन सा रिसोर्स चाहिए? इसे सीपीयू चाहिए, इसे मेमोरी चाहिए, इसे रिसोर्सेज की जरूरत है एग्जीक्यूशन के लिए। क्योंकि जब सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है तो उसे रिसोर्सेज की जरूरत होगी, जैसे कि सीपीयू चाहिए, मेमोरी एड्रेसेस चाहिए, आईओ चाहिए, कोई इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, कोई आईओ रीड करना है तो आईओ चाहिए थ्रूआउट इट्स लाइफ टाइम। तो दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस। प्रोग्राम को केवल मेमोरी चाहिए, प्रोसेस को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस स्टेट्स और प्रोसेस लाइफ साइकिल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में 100% आएगा, आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो एक प्रोसेस का मतलब सीपीयू मिल चुका है, प्रोसेस का मतलब दिस इज नॉट ए प्रोग्राम, प्रोसेस का मतलब इट इज एन एक्टिव स्टेट, प्रोसेस का मतलब
सीपीयू ने उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। तो जब एक सीपीयू जब जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन शुरू होता है तो उसके एग्जीक्यूशन के बेसिस पे उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। कुछ 5 स्टेट्स होती हैं जिन्हें हम बेसिक स्टेट्स बोलते हैं। 2 स्टेट और हो सकती हैं जो कि हम एडवांस स्टेट उसकी बोल सकते हैं। तो बेसिक 5 ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी 5 स्टेट्स हैं। इस डायग्राम पे मैं सीधे आ जाता हूं। सबसे पहला स्टेट है कि न्यू स्टेट। सबसे पहला स्टेट कौन सा, मैं एक बार लिख देता हूं, थोड़ा सा रिकॉल करना आसान होगा। सबसे पहली है न्यू स्टेट। सेकेंड स्टेट कौन सी है, दैट इज रेडी स्टेट। थर्ड स्टेट कौन सी है, दैट इज वेटिंग स्टेट। फोर्थ स्टेट कौन सी है, दैट इज रनिंग स्टेट। एंड फिफ्थ स्टेट कौन सी है, विच इज नोन एज टर्मिनेटेड स्टेट। कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ऐसा 1 2 3 नहीं है, बट दीज आर दी 5 बेसिक स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस। और अगर मैं कहूं मिनिमम कौन कौन सी होनी चाहिए तो वो 4 हैं। एक तो न्यू होना चाहिए, एक रेडी होना चाहिए, एक रनिंग होना चाहिए, एक टर्मिनेशन होना चाहिए। मिनिमम स्टेट कौन सी हैं, मिनिमम स्टेट ये 4 हैं। ये मिनिमम स्टेट हैं, ये 4 स्टेट मिनिमम है अगर एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन की बात करूं। और मुझे टोटल कितनी स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, 2 एडवांस स्टेट मिला के देयर विल बी टोटल 7 स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी स्टेट है, दैट इज न्यू स्टेट। व्हाट इज अ न्यू स्टेट? न्यू स्टेट का मतलब है द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रोसेस यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। अभी एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, या मुझे कहना चाहिए जैसे आपने कोई सी का प्रोग्राम लिखा, तो वो सी का जो प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है, वो आपने लिख लिया है। वो कहां पे, सेकेंडरी मेमोरी में अभी वो है, स्टेबल स्टेट में पड़ा हुआ है। तो न्यू स्टेट कौन सी स्टेट है जिसमें आप एक प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, यानी कि वो एक स्टेबल स्टेट के अंदर आपने एक प्रोग्राम को लिख लिया सपोज, और वो कहां पे है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। वो कहां पे स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। आप कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में अभी हालांकि वो क्या प्रोग्राम है क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन न्यू स्टेट का मतलब है कि वो सब जो अब किस में आ सकता है, रेडी स्टेट में आ सकता है। वो सब जो न्यू से कहां पे आ सकता है, जो रेडी स्टेट में आ सकता है, वो कहां पे है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो सीधी सी बात है, सेकेंडरी मेमोरी में सी का सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा, अभी कहां पे है, सेकेंडरी मेमोरी में। बहुत सारे हैं। अब उन बहुत सारे में से, इन बहुत सारे में से कुछ आप लेके आओगे, कुछ एडमिट होंगे, और वो कहां पे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे रेडी स्टेट के अंदर। रेडी स्टेट का मतलब है कि वो कहां पे आ जाएंगे, प्राइमरी मेमोरी में आ जाएंगे। वो कहां पे आ जाएंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाएंगे। सेकेंडरी से किस में आ जाएंगे, प्राइमरी में आ जाएंगे। कितने में से, बहुत सारे में से कुछ आ जाएंगे। और वहां पे रेडी स्टेट का मतलब है वहां पे एक क्यू होगी, उस स्टेट का, उस क्यू का नाम क्या है, रेडी क्यू है। यहां से सपोज 1000 हैं, 1000 में से 5 आ जाएंगे। अब इन 1000 में से 5 को मेन मेमोरी में लाने का काम कौन करता है, देखिए साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। लाने का काम कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। ये 3 शेड्यूलर्स होते हैं, 3 शेड्यूलर होंगे। वन इज, ए इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, बी इज मीडियम टर्म शेड्यूलर, एंड सी इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। 3 शेड्यूलर्स होते हैं, 3 शेड्यूलर्स होंगे। इसी डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से शेड्यूलर का क्या रोल है। यहां मैंने लिख दिया इसके ऊपर, 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं जो शेड्यूल करने का काम करते हैं, प्रोसेस को शेड्यूल करने का काम करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग का काम करते हैं। वन इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकेंड इज मीडियम टर्म शेड्यूलर, थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई कि वन क्या है, वन कौन सी स्टेट है, वन स्टेट इज न्यू स्टेट एंड सेकेंड स्टेट इज रेडी स्टेट। तो न्यू से जो बहुत सारे सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम्स हैं, उन्हें रेडी स्टेट में लाने का काम कौन करता है, दैट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या करता है, सेलेक्ट सम ऑफ द प्रोसेसेस फ्रॉम एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग। मैंने अभी बताया था व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है, मल्टीटास्किंग का मतलब है, मल्टी प्रोग्रामिंग तभी इंप्लीमेंट होगी जब मल्टीपल प्रोसेसेस कहां पे होंगे, प्राइमरी मेमोरी के अंदर होंगे, रैम में होंगे।
जब मल्टीपल प्रोसेसेस रैम के अंदर होंगे, क्योंकि जो सीपीयू है वो कहां से किससे एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, कहां से डेटा उठाता है, रैम से उठाता है। वो किससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, वो रैम से कर सकता है, प्राइमरी मेमोरी से कर सकता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि न्यू में बहुत सारे यानी कि सेकेंडरी में बहुत सारे प्रोग्राम है, उन्हें रेडी में लाने का काम कौन करता है, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मेंटेन करता है क्या, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की है। वो क्या करता है, मेमोरी के अंदर हमेशा इतने प्रोसेस रखेगा जिससे कि सीपीयू जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो अपने काम में बिजी रहे, उसे आइडियल स्टेट में ना बैठना पड़े। तो आइडियल स्टेट में कब नहीं बैठेगा, जब मेमोरी के अंदर प्राइमरी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे और सीपीयू के पास हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए काम रहेगा। तो ठीक है, so my dear students, we have discussed about first state is new state and we have discussed that second state is ready state. New state means secondary memory, stable state, process is being created, you can say n number of processes are available there and admitted, some processes from n number of processes are admitted to the ready state, because ready state is that state of a process where there is a ready queue, there are number of process इससे कम होंगे, इसका साइज बहुत बड़ा है, जो सेकेंडरी है उसका साइज बड़ा है तो बहुत सारा डेटा होगा, इसका साइज लिमिटेड है, कम है इन कंपैरिजन टू प्राइम सेकेंडरी मेमोरी, तो इसमें कुछ प्रोसेस होंगे। तो जो प्रोसेस रेडी स्टेट के अंदर होंगे उन्हीं के ऊपर आप सीपीयू काम कर सकता है। ठीक है, तो रेडी स्टेट में अब हम आ गए। तो रेडी स्टेट में न्यू से रेडी में लाने का काम कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है, वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करता है। अब रेडी स्टेट से प्रोसेस कहां जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। रेडी स्टेट से प्रोसेस कहां जाएगा, रनिंग में जाएगा। और रनिंग का मतलब क्या है कि उसे क्या मिल गया, सीपीयू मिल गया। सीपीयू मिल गया यानी कि उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है। रेडी से बहुत सारे में से, क्योंकि सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, कोई एक प्रोसेस कहां पे आएगा, कोई एक प्रोसेस कहां पे आएगा, वो कहां पे आएगा, सीपीयू के पास आएगा और उसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। और जब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, वो अपना काम पूरा कर लेगा, तो वो कहां चला जाएगा, टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि कंप्लीशन हो जाएगा। टर्मिनेशन स्टेट का क्या मतलब है, टर्मिनेशन स्टेट का मतलब है जो प्रोसेस आप रेडी से रनिंग में लाए, यानी कि आपने उसे कुछ रिसोर्सेज दिए। जब वो रैम में था तब भी वो रिसोर्स था, उसके पास कौन सा, मेमोरी था, उसे एक रिसोर्स एलोकेट हुआ, मेमोरी हुआ, उसे मेमोरी का कोई स्पेस मिला, मेमोरी के किसी एड्रेस पे वो स्टोर है, यानी कि उसे रिसोर्स एलोकेशन हुआ। जब रनिंग स्टेट में आया तो भी उसे एक रिसोर्स एलोकेशन हुआ। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है उसे कौन सा रिसोर्स मिला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिला, उसे प्रोसेसिंग एलिमेंट मिला और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो किस स्टेट में चला जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि उसका क्या हो गया, डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसमें, टर्मिनेटेड स्टेट में, विच इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट स्टेट। तो ये तो एक नॉर्मल 4 स्टेट्स हैं मिनिमम जब एक प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी में आता है, यानी कि सेकेंडरी से प्राइमरी में आता है, आने के बाद वो प्रोसेस के पास चला जाता है, प्रोसेसर के पास चला जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है और वो कहां चला जाता है, टर्मिनेट स्टेट में चला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, गेट में जैसे पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कौन सी हैं किसी प्रोसेस की, वो 4 हैं, 1 न्यू, सेकंड रेडी और थर्ड वन इज रनिंग एंड, सॉरी ग्रीन से लिखता हूं, थर्ड वन इज रनिंग एंड फोर्थ वन इज टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक स्टेट। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं अब, लेकिन जैसे ही रेडी से कोई प्रोसेस रनिंग में आता है और रनिंग में आने के बाद सपोज एक इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, कौन सा, एक इंटरप्ट जनरेट हो जाता है मल्टीटास्किंग करने के लिए, टाइम क्वांटम करने के लिए। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि जिस प्रोसेस के ऊपर आप काम कर रहे हो, इससे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इससे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस यहां आ चुका है, तो आप इसे एग्जीक्यूट करना बंद करो, आप इसे एग्जीक्यूट करना बंद करो। इसका मतलब आप इसे वापस किस में ले आओ, इंटरप्ट आया तो आप इसे रेडी स्टेट में ले जाओ, ये रेडी स्टेट में आ गया और दूसरे प्रोसेस को हमने रनिंग स्टेट में ले आए। फिर आपने इस पे एग्जीक्यूशन करना शुरू किया,
फिर इससे हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, आपने इसे रोक दिया, कंटेक्स्ट स्विचिंग की, आपने इसका डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन किया, कहां तक कर रहे थे, कितना हो चुका है, ये वापस फिर से किस में आ गया, रेडी में आ गया। तो ये जो प्रोसेस है रेडी से रनिंग, ये कौन सा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रीएम्प्टिव प्रोसेस। दो तरह के प्रोसेस हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब है एक सीपीयू किसी प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है और उसके काम करते हुए आपने उससे वो प्रोसेस ले लिया, आपने उसका काम रोक दिया। ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसी होती हैं, प्रीएम्प्टिव होती हैं। और जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए, जब तक आप उससे रिसोर्स ले नहीं सकते हो, ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी शेड्यूलिंग कौन सी होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव होती है। यानी कि प्रीएम्प्टिव मतलब जिसमें प्रीएम्पशन है, आप इसको फोर्सफुली रोक सकते हो, और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है आप बीच में उसे ले नहीं सकते हो। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है कि रेडी से रनिंग में आया और रनिंग से इंटरप्ट आने की वजह से मल्टीटास्किंग करने, मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है, सपोज एक एल्गोरिथम है, जैसे एक एल्गोरिथम है सीपीयू शेड्यूलिंग की, दैट इज आरआर एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में क्या होता है, ये टाइम क्वांटम हम डिसाइड करते हैं। हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, एक फेयर शेयर एल्गोरिथम है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, जिसमें हम सीपीयू का जो टाइम है, सपोज सीपीयू का टोटल टाइम 1 घंटे का है और 10 प्रोसेस हैं, तो हम कहते हैं हर एक को 5-5 मिनट का टाइम मिलेगा, उसका काम पूरा होगा तो सही है, नहीं पूरा होगा तो उससे रिसोर्स ले लिया जाएगा और वो किसे दे दिया जाएगा, P2 को दे दिया जाएगा। फिर उसका 5 मिनट बाद दूसरे से रिसोर्स लेके P3 को दे देंगे। और जब सबको चांस मिल जाएगा फेयर शेयर, जब सबको एक बार अपना अपना टाइम स्लाइस का चांस मिल जाएगा, फिर से किसका चांस आएगा, P1 का आएगा। तो ये हम क्यों करते हैं, दिस इज मल्टीटास्किंग, दिस इज प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। जो आरआर एग्जांपल है वो एक ऐसी सीपीयू शेड्यूलिंग है विच इज ए प्रीएम्प्टिव, जिसमें आप टाइम स्लाइस डिसाइड कर देते हो और उतने टाइम के लिए रिसोर्स उसे मिलता है जितने टाइम आप क्वांटम डिसाइड करते हो। तो ये वाला कि रेडी से रनिंग, रनिंग से फिर रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से फिर रेडी, ये काम कौन करता है, दिस इज डन बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शेड्यूलर, डिस्पैचर या सीपीयू शेड्यूलर से बोलते हैं। तो रेडी से रनिंग में लाने का काम कौन करता है, शेड्यूलर करता है। कौन सा शेड्यूलर करता है, सीपीयू शेड्यूलर करता है, या उसे क्या कहते हैं, डिस्पैचर कहते हैं। तो रेडी से डिस्पैच करता है किसमें, सीपीयू के पास, रनिंग में ले आता है। ये रनिंग वाला जो स्टेटस है, जो सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा है, वो भी प्राइमरी मेमोरी में ही है। वो जो जिसके साथ वो बात कर रहा है, वो जो स्टेट है प्रोसेस की, वो भी प्राइमरी में है, ऐसा नहीं वो कहीं बाहर चला गया। तो रेडी से रनिंग में लाने का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। तो दो बात हम डिसाइड कर चुके, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू से रेडी में लाने का काम करता है, और रेडी से रनिंग में ले जाने का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। दूसरी बात, दूसरा केस क्या हो सकता है, एक प्रोसेस जो रेडी स्टेट में था, यानी कि वो रैम में था, और उसे आपने सीपीयू एलोकेट कर दिया, वो रनिंग में आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन रनिंग में जब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा था, जब एक प्रोसेस अपने को एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, तो अचानक क्या हुआ कि उसे एग्जीक्यूशन होने से पहले उसे याद आया कि उसे कोई इनपुट आउटपुट या किसी इवेंट के एग्जीक्यूशन के बाद ही मेरा एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। सीपीयू के पास एक इंस्ट्रक्शन है, ऐसे समझिए, सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है, ए इक्वल टू बी प्लस सी। लेकिन जैसे ही ए इक्वल टू बी प्लस सी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो एकदम से याद आया बी और सी की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर बी और सी की वैल्यू नहीं है तो कौन सा कॉल जनरेट होगा, इनपुट कॉल जनरेट होगा। आपको बी और सी की वैल्यू कहां से लानी पड़ेगी, इनपुट से लानी पड़ेगी, या आपको रीड कॉल जनरेट करना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू पहले से मेमोरी के अंदर है तो मेमोरी से आपको वैल्यू को रीड करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्टेट आती है तो सीपीयू इस काम में कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे आप डॉक्टर साहब की दुकान पे गए, डॉक्टर साहब को आप क्लिनिक पे गए, सॉरी, आप जैसे ही डॉक्टर साहब से आपने बात करनी शुरू करी, डॉक्टर साहब क्या हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, और वो क्या करते हैं, आपने जैसे ही उनसे बात करनी शुरू करी तो उन्होंने आपसे कहा क्या आप एक्सरे लाए हैं। तो जब आपने कहा जी मैं एक्सरे तो नहीं लाया हूं, तो वो क्या कहते हैं, क्या वो आपके एक्सरे लाने तक आपका वेट करेंगे, नहीं, आपको तो कहेंगे आप अपना एक्सरे कराइए, और फिर एक बेल करेंगे और बाहर से दूसरे पेशेंट को अंदर बुला लेंगे। तो ये वही स्टेट है, रनिंग में आया, आईओ की प्रॉब्लम हो गई, या किसी इवेंट के अकर होने के बाद ये रनिंग कंप्लीशन होगा इस इंस्ट्रक्शन का, तो इतनी देर सीपीयू आइडियल नहीं बैठेगा, इतनी देर सीपीयू खाली नहीं बैठेगा, वो वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो उस प्रोसेस को कहां ले जाएगा, वेटिंग स्टेट में ले जाएगा। फिफ्थ स्टेट कौन सी हो गई, वो कौन सी स्टेट है, फिफ्थ स्टेट इज वेटिंग स्टेट। वो कहां पे ले जाएगा, वेटिंग स्टेट में ले जाएगा, जिसे हम ऑल्सो इट इज नोन एज ब्लॉक्ड स्टेट।
वो प्रोसेस क्या चला जाएगा, ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, वेट स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही वो प्रोसेस वेट में जाएगा, दूसरा प्रोसेस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी से रनिंग में ले आएगा। और जब इसका काम पूरा हो जाएगा, फिर से ये वेटिंग से वापस रनिंग में नहीं जाएगा, ये वेटिंग से फिर रेडी क्यू में आके लग जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रेडी क्यू से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रनिंग में ले जाएगा, रनिंग से किसी इनपुट आउटपुट की वजह से, किसी इवेंट के वेट की वजह से वो प्रोसेस रनिंग से किस में आ गया, वो फिर से रैम के अंदर ही है, और रैम में वो किस में आ गया, वेटिंग स्टेट में आ गया, वेटिंग क्यू में आ गया, और दूसरा प्रोसेस रेडी से रनिंग में आ गया। और जब इसका टाइम कंप्लीट हो गया, इसका काम पूरा हो गया, तो सीधा पहले ये कहां पे जाएगा, आयो और इवेंट कंप्लीशन के बाद ये फिर से कहां से लग जाएगा, रेडी स्टेट में लग जाएगा। तो दीज आर दी 5 बेसिक स्टेट्स यू कैन से। वन, दैट इज प्रोसेस इन न्यू स्टेट, वो रैम के अंदर नहीं है, वो सेकेंडरी में है। बहुत सारे में से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने रेडी में लेके आया, यहां पे भी n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी से रनिंग में लेके आएगा, काम पूरा हो जाएगा तो टर्मिनेट पे चला जाएगा, काम इसका पूरा नहीं होगा, कोई इंटरप्ट आ जाएगा, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा, तो ये वापस कहां, रेडी क्यू में चला जाएगा। और दूसरा जो प्रोसेस है वो कहां पे आ जाएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी से रनिंग में ले आएगा। ये 4 हो गई। 5वीं कौन सी हो गई, सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, कोई आयो की वजह से, किसी इवेंट वेट की वजह से वो वापस कहां पे चला जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा, और ये वेटिंग में जाएगा, रेडी से रनिंग में दूसरा प्रोसेस आएगा, इसका काम होता रहेगा, ये अपना काम जब कंप्लीट कर लेगा, जब रेडी कॉल, सॉरी इनपुट कॉल या आउटपुट कॉल या वो जिसकी वजह से वो वेट करना पड़ा, जब वो कंप्लीशन होगा तो फिर से वो कहां चला जाएगा, रेडी में चला जाएगा, रैम में आ जाएगा कि मेरा काम जो अधूरा था उस अधूरे को मैं पूरा कर लिया, फिर से मैं किस में आ सकता हूं, रनिंग स्टेट में आ सकता हूं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विच वी हैव डन इन वेरी सिंपल मैनर। और मैं आपको बिल्कुल बता दूं, अगर आप ये डायग्राम अपने एग्जाम में बनाते हैं तो अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपकी कोई थ्योरी को पढ़ेगा, आप पूरे इस डायग्राम से एवरीथिंग यू आर एबल टू एक्सप्लेन नाउ। अगर हर लाइन पे भी आप 2 लाइन लिखेंगे, हर पॉइंट पे भी 2 लाइन लिखेंगे, यू विल बी एबल टू राइट 30-40 लाइन्स फ्रॉम दिस डायग्राम ओनली। तो दिस इज द वे हाउ टू राइट योर आंसर इन योर एग्जामिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात रही वो 5 स्टेट कौन सी हैं, ठीक है। अब 2 स्टेट और कौन सी हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका कि अगर रेडी से रनिंग में आते हैं और रनिंग से फिर रेडी में नहीं जा सकते हैं, तो ये किस टाइप का है, नॉन प्रीएम्पशन टाइप का है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही वो रेडी से रनिंग में आया और उसे इंटरप्ट कर दिया गया, यानी कि उसे प्रीएम्प्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। अगर रोक सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, अगर रेडी से रनिंग से वापस रेडी में आ सकता है किसी टाइम क्वांटम की वजह से, एक्सपायर की वजह से, किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आने की वजह से, दिस इज नोन एज प्रीएम्प्टिव। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दिस इज नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव। तो यहीं पे इसी स्लाइड में आई हैव एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन, preemptive scheduling and non-preemptive scheduling, which we have used this diagram of process state transition। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 2 मैं कह रहा था 2 स्टेट और हैं, वो 2 स्टेट कहां से आती हैं, यहां से समझते हैं। वो 2 स्टेट कहां से निकल के आई, यहां से निकल के आई कि आपने क्या किया, रेडी से रनिंग में आए, आयो की बात प्रॉब्लम हुई, आप वेटिंग में चले गए, रेडी से रनिंग में आए, दूसरा भी वेटिंग में चला गया, तीसरा भी वेटिंग में चला गया, चौथा भी वेटिंग में चला गया, पूरी हो ही नहीं पा रहा एग्जीक्यूशन। तो भैया ये भी तो रैम है, ये जो स्टेट है, ये जो वेटिंग स्टेट है, ये कौन सी मेमोरी में, ये भी प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर अपनी एक लिमिटेशन है, उसका स्पेस लिमिटेशन है। तो ऐसा थोड़ी है कि प्रोसेस रेडी से रनिंग में आएंगे और इनकम्प्लीशन की वजह से, आयो की वजह से, इवेंट वेट की वजह से वो वेटिंग में चलते चले जाएंगे, वो हमेशा वेटिंग में नहीं जा पाएंगे, वेटिंग क्यू भी फुल हो जाएगी। तो एक नई स्टेट बनती है, वो नई स्टेट कौन सी है, दैट स्टेट इज सस्पेंड रेडी स्टेट। अच्छा, रेडी ये वाला है। दूसरी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो कौन सा है, सस्पेंड वेट स्टेट। सबसे पहले अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, रनिंग से वेटिंग में, रनिंग से वेटिंग, रनिंग से वेटिंग, रनिंग से वेटिंग, ये भर गया, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंड वेट स्टेट। वेटिंग से, ब्लॉक स्टेट से वो जब ये क्यू फुल हो जाएगी, जब इसकी जगह भर जाएगी, तो वो किस स्टेट में चला जाएगा, वो सस्पेंड वेट स्टेट में चला जाएगा। एक नई स्टेट आ गई, वो नई स्टेट कौन सी है, 6 नंबर की स्टेट है। ये तो वही वाली है जो उस डायग्राम में बनी है। उस डायग्राम में बनाता तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता, आपको समझना मुश्किल हो जाता। अदरवाइज ये कहां बनेगी, वो यहां बनेगी।
यहाँ जगह भी नहीं है, एक यहाँ बनेगी एक यहाँ बनेगी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया तरीके से कि ये भी रैम में है, ये भी भर जाता है, ये भी रैम में है, ये भी भर जाता है। तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए वी विल हैव टू मोर स्टेट। वन इज सस्पेंड वेट स्टेट, यानी कि वेटिंग में आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, वेटिंग में या ब्लॉक में। तो ये कहां पे है? ये प्राइमरी मेमोरी में है, ये रैम में है, जिससे सीपीयू बात करता है। लेकिन इसकी भी अपनी एक लिमिट है, इसकी भी अपनी एक लिमिट है, इसकी अपनी कैपेसिटी है, इसकी अपनी कैपेसिटी है। और जब ये फुल हो जाएगा, जब ये फुल हो जाएगा तो प्रोसेसेस को आप सस्पेंड स्टेट में ले आके कहां ले जाएंगे? उस स्टेट को बोलते हैं सस्पेंड वेट स्टेट। और वो सस्पेंड स्टेट वेट स्टेट कहां होती है? सेकेंडरी मेमोरी में होती है। ऑब्वियसली जो साइज है प्राइमरी मेमोरी का, उस प्रॉब्लम की वजह से उसको आपको कहां ले जाना पड़ेगा? सेकेंडरी में ले जाना पड़ेगा। और जब यहां पे आपको जगह मिल जाएगी, क्योंकि यहां से कुछ प्रोसेस कम होंगे और यहां से प्रोसेस कम होके कहां जा रहे थे? वहां रेडी में जा रहे थे। जब वहां रेडी में चले जाएंगे तो यहां का स्पेस बनेगा। तो जो स्वैप आउट किया था, सस्पेंड किया था, वो स्वैप इन होगा। जो आपने स्वैप आउट किया था, जो स्वैप आउट किया था सेकेंडरी में, फिर वो क्या होगा? स्वैप इन होगा किसमें? वेटिंग स्टेट में। और वेटिंग किसमें? प्राइमरी में। और वेटिंग स्टेट में आने के बाद वो वेटिंग, ये काम कौन करता है? वेटिंग से ब्लॉक, वेटिंग से सस्पेंड में ले जाने का काम कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। देखिए अब तीसरा शेड्यूलर आ गया। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू से रेडी में लाता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसके बीच में है? रेडी से रनिंग के बीच में है, सेलेक्ट करता है और रेडी से रनिंग में लेके आता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहां काम करता है? जब वेटिंग स्टेट जो प्राइमरी मेमोरी में है, जब वो भर जाता है, तो आपको प्रोसेसेस को यहां से कहां ले जाना पड़ेगा? सेकेंडरी में ले जाना पड़ेगा। और सेकेंडरी में ले जाने का काम कौन करता है? इनको स्वैप इन स्वैप आउट का काम कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है, दूसरी स्टेट कौन सी थी? फिर वापस आता हूं अपने डायग्राम पे। अभी मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है वो टोटल आई हैव रिटन, वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बात याद रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। आपके पास कंटेक्स्ट होना चाहिए, जो आपका जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए, जिससे कि आप फ्यूचर में से पढ़ें और अपने एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, लास्ट स्टेज मेरी बची है लास्ट स्टेज, दैट इज कि भाई आपने रेडी से रनिंग में लेगा, रेडी से रनिंग में लेगा, रेडी से रनिंग में लेगा, रनिंग से रेडी, रनिंग से रेडी, रेडी। इसकी भी तो अपनी एक कैपेसिटी है, ये भी तो भर जाएगा। ये भी कहां पे है? ये भी रैम है। तो इसके लिए भी एक नई स्टेट है, दैट स्टेट इज नोन एज सस्पेंड रेडी स्टेट। दिस वन इज द सेवेंथ वन स्टेट। रेडी जब फुल हो जाएगा, जो प्राइमरी मेमोरी है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, जिससे सीपीयू डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, जब वो भर जाएगा तो वहां से वो सस्पेंड करके कहां ले जाएगा? सस्पेंड रेडी में ले जाएगा। वो था सस्पेंड वेट, यह सस्पेंड रेडी, रेडी से सस्पेंड रेडी में। वो था वेटिंग से सस्पेंड वेटिंग में, ये यहां ले जाएगा। और इस काम को भी कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। ये दोनों काम, जब रेडी क्यू भर जाता है उसे सस्पेंड रेडी में ले जाने का काम, जब वेटिंग क्यू भर जाता है उसे सस्पेंड वेट में ले जाने का काम कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। और ये जो सस्पेंड रेडी है, ये कहां बनती है? सेकेंडरी मेमोरी बनती है। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट, दिस इज स्वैप आउट, इसे बाहर भेजने का काम कौन करता है? स्वैप आउट। और फिर जब इसका काम पूरा हो जाता है, इसको रिज्यूम्स करने का, यानी कि स्वैप इन करने का काम कौन करता है? वो करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी 7 states. 7 states. Generally, we see that in books they have written about the 5 states, but this is the complete discussion. क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में अपनी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एक अपियर होना होता है, आपका एक एग्जाम होता है, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे आपको हो सकता है कि दो बाकी की जो स्टेट है इसके बारे में बात की जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू के अंदर, किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर, तो सबसे पहले प्रोसेस स्टेट के बारे में जरूर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने हमेशा देखा है, बच्चों से मैंने बात की है, वो पूछते हैं कि सर रेडी स्टेट से भी तो उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, तो वो कौन सी स्टेट में चला जाता है? या वेटिंग स्टेट जो प्राइमरी मेमोरी में होती है, जब वो फुल हो जाता है, कौन सी स्टेट में चला जाता है? तो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस अबाउट दीज टू स्टेट्स आल्सो। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा है हमने, so that we must be able to understand, we must be able to match what we have discussed.
एज ए प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट्स चेंज स्टेट, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, एग्जीक्यूट होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है। ईच प्रोसेस मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी स्टेट। कौन सी? नंबर 1 न्यू स्टेट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, मैंने लिखा है डायग्राम में। फॉर एग्जांपल रिटन ए सी प्रोग्राम एंड स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी इन स्टेबल स्टेट। ये बात मैंने डायग्राम में लिखी थी। दूसरी स्टेट कौन सी है? रेडी स्टेट है। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर, प्रोसेस रेडी है सीपीयू के लिए, प्रोसेसेस आर इन रेडी क्यू। रेडी स्टेट का मतलब है वहां पे रेडी क्यू है। एक्टिव स्टेट में होते हैं, जो मेमोरी जो न्यू में थे वो पैसिव में थे, और ये जैसे ही रेडी में आते हैं वो कौन सी स्टेट हो जाती है? वो एक्टिव स्टेट हो जाती है। ए प्रोसेस इज इन प्राइमरी मेमोरी, प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में होता है। एलोकेशन ऑफ मेमोरी हो चुका है, मेमोरी का एक स्पेस उसे मिल चुका है, मेमोरी में स्टोर हो चुका है, प्राइमरी मेमोरी में वो आ चुका है जिससे सीपीयू बात करता है। नाउ प्रोसेस इन फास्टर मेमोरी, ऑब्वियसली जब न्यू में था तो उसकी स्पीड जो जिस मेमोरी में वो था सेकेंडरी थी, उसकी स्पीड कम होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर विल सेलेक्ट सम प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। ये किसकी जिम्मेदारी है? न्यू से रेडी में लाने की। न्यू से रेडी में लाने की जिम्मेदारी किसकी है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की जिम्मेदारी है। याद कर लीजिए, द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर विल सेलेक्ट सम प्रोसेसेस, कुछ फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, एंड विल सेंड टू द प्राइमरी मेमोरी इन रेडी क्यू, और प्राइमरी मेमोरी में रेडी क्यू में लगा देगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, बट व्हाट आई हैव रिटन दैट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मैंने भी आपको बताया था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करने का काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है, क्योंकि वो न्यू स्टेट में जहां पे थाउजेंड ऑफ प्रोसेसेस हैं, एन नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, उन एन नंबर में से कुछ को जितना मेमोरी स्पेस अलाउ करता है प्राइमरी का, उतने प्रोसेसेस को लेके आने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। रनिंग स्टेट का क्या मतलब है? जब उसे सीपीयू मिल जाता है। ये हो गई तीसरी स्टेट। चौथी स्टेट क्या है? वेटिंग स्टेट का क्या मतलब है? द प्रोसेस इन वेटिंग फॉर सैंपल इवेंट टू अकर सच एज आईओ कंप्लीशन और रिसेप्शन ऑफ ए सिंगलर। किसी का वेट कर रहा है तो सीपीयू केवल इस काम के लिए बिजी नहीं रहेगा कि भैया इसका काम पूरा होगा मैं इसको फिर एग्जीक्यूट करूंगा। नो, वो प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में आ जाएगा। और टर्मिनेशन का क्या मतलब है? द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। और इसका क्या मतलब है? डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। टर्मिनेशन का क्या मतलब है? इंटरव्यू में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डी एलोकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेशन स्टेट। टर्मिनेशन स्टेट में क्या होता है? आप सिंपली आंसर कीजिए, डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम टर्मिनेशन। मैंने अभी बोला था मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितनी है? वो कितनी है? 4 है। कौन सी? न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड। सब कुछ ठीक चल रहा है, पहले न्यू में आएगा, न्यू से रेडी में आएगा, और रेडी से रनिंग में आएगा, रनिंग से टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। नाउ सपोज सीपीयू इज रनिंग ए प्रोसेस बट सम हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कम। जो मैंने स्टोरी कहां पे सुनाई थी? जो स्टोरी मैंने यहां पे सुनाई थी, सपोज सीपीयू क्या है? रनिंग हो रहा है और एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है। सपोज सीपीयू इज रनिंग ए प्रोसेस, सीपीयू एक प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है, बट सम हायर प्रायोरिटी प्रोसेस इज कम्स इन रेडी क्यू। प्रोसेस जो हायर प्रायोरिटी का, जिसपे सीपीयू काम कर रहा है, उससे हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस किस में आ जाता है? रेडी क्यू में। देन द रनिंग प्रोसेस विल बी सेंट टू द रेडी क्यू। जो रनिंग प्रोसेस है उसे कहां ले जाएंगे? जो रनिंग प्रोसेस है उसे कहां ले जाएंगे? रेडी क्यू में ले जाएंगे। और जो नया प्रोसेस है जिसकी हायर प्रायोरिटी है प्रोसेस, विल स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन इन सीपीयू। क्लियर? वेरी क्लियर। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। ये जो काम हम करते हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, दैट इज मल्टीपल प्रोसेसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड at a time to increase the CPU utilization, to increase the resource utilization. What do you mean by why we implement multitasking, multi-programming? To increase the resource utilization, we perform this concept. Another reason of shifting a process from CPU to ready queue may be expiration of time quantum. मैंने लिखा है वहां पे डायग्राम में। दूसरा रीजन क्या हो सकता है रनिंग से रेडी में आने का? या तो जो प्रोसेस आया है उसके जो इंटरप्ट आया, किस वजह से उसकी प्रायोरिटी हाई है, या फिर टाइम क्वांटम जो है, जो किसी प्रोसेस को आपने टाइम दिया था कि भाई आप केवल 3 मिनट बात करोगे, वो टाइम क्या हो चुका है? वो एक्सपायर हो चुका है। ये भी दूसरा रीजन है जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से वापस रेडी में आता है। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैव ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस इज which type of scheduling? This is preemptive type of scheduling. Okay, this is done by short term scheduling. ये काम कौन करता है? Already we have discussed. ये काम कौन करता है? रेडी से रनिंग, रनिंग से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से रेडी. This is the responsibility of short term scheduler, or you can say CPU scheduler, which is also known as dispatcher, that selects a process
फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेट सीपीयू टू दैट प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। जो एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और रेडी से कहां लाता है, रनिंग में लाता है, और रनिंग से फिर कहां पे ले जाता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो रेडी में ले जाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आगे बढ़िए। इफ सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग ए प्रोसेस कंप्लीटली, बिल्कुल अच्छी बात है, अगर पूरा काम वो अपना करता है। कौन सा डायग्राम है, मैंने आपको क्या बताया, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पूरा काम करेगा, टर्मिनेटेड में चला जाएगा, तो दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। रोकोगे ही नहीं, पहले उसका काम पूरा होगा तब वो टर्मिनेट में जाएगा। जब वो टर्मिनेट में जाएगा तो रेडी क्यू से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर दूसरे प्रोसेस को सेलेक्ट करके कहां लाएगा, वो लाएगा रनिंग स्टेट में। इफ ए प्रोसेस स्टॉप्ड इन बिटवीन, अगर बीच में रोक सकते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, जैसे कि प्रायोरिटी हाई वाला प्रोसेस आ जाए, या फिर जो इसका काम हो रहा है उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाए और हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के साथ काम कर रहे हैं, तो दिस इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। क्लियर, वेरी क्लियर। सपोज सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग ए प्रोसेस, सपोज सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सपोज प्रोसेस आस्क फॉर आईओ रिक्वेस्ट। जैसे ही सीपीयू किसी प्रोसेस पे काम करता है और उसे फिर क्या होता है, अब यहां पे आ गया है, किसी आईओ रिक्वेस्ट या किसी इवेंट की वेट की जरूरत पड़ती है, तो से रीडिंग ए फाइल विच इज अवेलेबल विद सेकेंडरी मेमोरी। सपोज वो कहां है, सेकेंडरी मेमोरी है। इन दिस सिचुएशन सीपीयू कैन नॉट हेल्प इन रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेटा। सीपीयू का काम नहीं है डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना, डेटा सीपीयू का काम है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस करना। इट्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। इन दिस सिचुएशन द प्रोसेस विल गो इन वेटिंग स्टेट और ब्लॉक स्टेट। जब यहां पे इस सिचुएशन में कहा जाएगा, वेटिंग स्टेट या फिर ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। आफ्टर आईओ कंप्लीशन, जब इसका आईओ कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर आईओ कंप्लीशन, तो वो कहां चला जाएगा, आफ्टर आईओ कंप्लीशन दैट प्रोसेस विल गो टू द रेडी स्टेट। तो फिर से कहां पे चला जाएगा, फिर से वो रेडी में चला। मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको, बस ये मैच करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ मैंने बताया है उसे एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट लाइन बची है। सपोज दिस ब्लॉक्ड प्रोसेस कंप्लीटेड इट्स आईओ रिक्वेस्ट बट डू नॉट गेट चांस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, देन दैट प्रोसेस मे गो टू द रेडी स्टेट। अगर उसका काम पूरा हो जाता है लेकिन उसे फिर चांस नहीं मिलता है, तो वो कहां पे चला जाता है, रेडी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके। अब इन दो स्टेट के बारे में बात करते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके। सस्पेंड रेडी का क्या मतलब है, वाइल द रेडी क्यू कैन अकोमोडेट न्यूमरस प्रोसेसेस, इसके अंदर बहुत सारे आ सकते हैं, इट्स कैपेसिटी विद इन मेन मेमोरी रिमेन्स फाइनाइट, लेकिन इसकी कैपेसिटी अपनी तो कुछ फाइनाइट है, कुछ लिमिटेशन है। तो क्या करेंगे, इन मेन मेमोरी द रेडी क्यूज कैपेसिटी इज लिमिटेड, प्रिवेंटिंग द अकोमोडेशन ऑन न्यूमरस और ऑल प्रोसेसेस, क्योंकि इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, सारे रेडी में नहीं आ सकते कि आपने वहां से उसे रनिंग से हटा के रेडी में, रनिंग से रेडी में, तब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। In instances where priority process enter the queue but space is lacking, the scheduler must select a lower priority process, suspend its execution and subsequently move it out of main memory, a state termed as suspend ready। इसकी अपनी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है सब कुछ रेडी क्यू में लगाते जाओगे, नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे कहां ले जाइए, सस्पेंड रेडी में ले जाइए। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, सस्पेंड रेडी। वंस स्पेस बिकम अवेलेबल, फिर इसमें जगह बन जाए इन दी रेडी क्यू, इसके रेडी क्यू में, द प्रोसेस कैन बी रिज्यूम्ड या स्वैप्ड बैक, या फिर स्वैप्ड बैक। मैंने क्या किया था, स्वैप्ड आउट, और स्वैप्ड बैक का मतलब स्वैप इन। दिस पाइवोटल टास्क इज मैनेज्ड बाय द मिड टर्म शेड्यूलर। ये काम कौन करता है, मिड टर्म शेड्यूलर करता है। दूसरी स्टेट देखिए, सस्पेंड वेट स्टेट डिस्कस कर चुके हैं। क्या लिखा है, इफ वेटिंग और ब्लॉक प्रोसेस इज वेटिंग फॉर आईओ, ये कहां से आए, वेटिंग से। वेटिंग वाला कहां पे था, पूरा डायग्राम में देखिए, ये एक में भी बना सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कॉपी में यहां से यहां बनाते हो 7 नंबर 6 नंबर, और यहां से यहां बनाते हो 7 नंबर, तो कोई आपकी थ्योरी को पढ़ेगा ही नहीं। और इसमें होगा क्या, इसमें ऐसा होगा कि जब आप एक क्वेश्चन इस तरह का लिखते हैं, बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड का, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जगह कम मिलते हैं, अगर आप लिखते हैं तो इसके पूरे आंसर्स के ऊपर इंपैक्ट आता है। इवेल्युएटर को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, इतना अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने किया है, तो इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो इन्होंने सब में बहुत अच्छा किया होगा। तो जिस तरीके से एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस अपने प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम कर देता है दूसरे प्रोसेस के लिए, उसे कास्केडिंग एरर बोलते हैं। इसी तरह से ये भी इंपैक्ट आता है, जब एक का आंसर आप अच्छा लिखते हैं तो उसका अच्छा आंसर लिखने की वजह से उसका इंपैक्ट बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी आता है। इसीलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए जो आपको सबसे अच्छा आता है। ठीक है, तो चलिए ये हम डिस्कस कर चुके कि कैसे यहां से ये सस्पेंड रेडी स्टेट होगा और कैसे ये सस्पेंड वेट स्टेट होगा।
जिसमें देख लीजिए, इफ वेटिंग ब्लॉक प्रोसेस इज वेटिंग फॉर आईओ रिक्वेस्ट एंड इफ मोर एंड मोर प्रोसेसेस विल गो फॉर आईओ रिक्वेस्ट, अगर बहुत सारे प्रोसेस आईओ के लिए जाते रहेंगे आर कमिंग इन वेटिंग स्टेट, देन वन टाइम मेमोरी विल बी फुल। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी मेमोरी यानी कि वेटिंग में ला तो रहे हो, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी में ही है, ये वेटिंग क्यू भी भर जाएगी। देन ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू पिक सम प्रोसेसेस, फिर इसमें से कुछ इसे प्रोसेस वो करने पड़ेंगे पिक, और स्वैप आउट करने पड़ेंगे दीज प्रोसेसेस इन सेकेंडरी मेमोरी। कहां पे करने पड़ेंगे? सेकेंडरी मेमोरी में करने पड़ेंगे। दैट स्टेट इज नोन एज सस्पेंड वेट स्टेट, एंड देन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन वेटिंग एंड ब्लॉक, जब इसमें स्पेस बन जाएगा इन द प्राइमरी मेमोरी द प्रोसेस विल बी रिज्यूम्ड, यानी कि स्वैप इन का मतलब क्या है? रिज्यूम्ड। फिर क्या हो जाएंगे? फिर से वो वापस आ जाएंगे। इन सस्पेंडेड वेट स्टेट द प्रोसेस आल्सो बिजी विद आईओ कंप्लीट ऑपरेशन, दिस टास्क इज डन बाय द मीडियम टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। ये वाला काम भी कौन करता है? मिड टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है, तो इट वाज डिस्कशन अबाउट द प्रोसेस स्टेट्स। 5 स्टेट, मिनिमम 4, 5वीं, 6वीं, 7वीं, वी हैव डिस्कस अबाउट द टोटल 7 स्टेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट। चलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीयू बाउंड एंड इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस। सीधी सी बात है, ऐसे प्रोसेसेस जो सीपीयू के साथ ज्यादा समय तक रहते हैं उन्हें सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहते हैं, और ऐसे प्रोसेस जिनका ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है आईओ टाइप की इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूशन में गुजरता है, आईओ टाइप की इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के साथ रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं? आईओ बाउंड प्रोसेस कहते हैं। बात आ गई समझ में? अब हमें क्या करना है? अब ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस सीपीयू बाउंड टाइप के आ जाएंगे तो सीपीयू बाउंड के आने के वजह से जो चांस सबको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और ज्यादा प्रोसेस अगर आईओ के आएंगे जिन्हें आईओ के साथ समय गुजारने की जरूरत होगी तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन घट जाएगा। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्यों लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की क्यों है? क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है जो न्यू से प्रोसेसेस को किस में लाता है? रेडी में लाता है। तो अब ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करे? ऐसे प्रोसेसेस लाए कुछ मिक्स टाइप के, जो कुछ तो आईओ टाइप के हों और कुछ सीपीयू बाउंड टाइप के हों। तो देख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीयू बाउंड आईओ बाउंड। इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस आर ऑफन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एंड रिसोर्स यूजेस। टू कॉमन क्लासिफिकेशन। CPU bound process. A CPU bound process primarily requires the CPU for execution. ज्यादा समय CPU के पास रहता है। These processes typically perform a lot of computation such as mathematical calculation, sorting algorithms और intensive data processing task. तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है, इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन हैं, प्रोसेस हैं, वो ज्यादा समय CPU के पास रहते हैं, तो CPU बाउंड टाइप के प्रोसेस कहलाते हैं। और जो IO टाइप के हैं वो ज्यादा समय कहां पे रहते हैं? An IO bound process relies heavily on input output operation for its execution. तो इस तरह के जो IO टाइप की इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोसेस हैं, वो क्या होते हैं? वो IO bound process कहलाते हैं। अब CPU bound processes are characterized by high CPU utilization and minimal IO activity, while IO bound processes heavily rely on IO operation and may spend considerable time waiting for these operation to finish. यानी कि CPU bound ज्यादा रहेंगे CPU के पास, आईओ बाउंड ज्यादा रहेंगे आईओ टाइप की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू मैनेज बोथ टाइप ऑफ प्रोसेस एफिशिएंटली टू एंश्योर ऑप्टिमल सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मैंने भी आपको बताया, ज्यादा प्रोसेस अगर सीपीयू बाउंड होंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी कि हर किसी को चांस नहीं मिल पाएगा एग्जीक्यूशन का, और ज्यादा अगर आप इनपुट आउटपुट टाइप के प्रोसेसेस को लाएंगे तो फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन घट जाएगा। तो एक मिक्स टाइप के इस मिक्स टाइप के ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की, जो कुछ ऐसे न्यू से ऐसे प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेस लाए वो कैसे? जो इनपुट आउटपुट बाउंड टाइप के हों, और कुछ ऐसे लाए जो सीपीयू बाउंड टाइप के हों। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो ये क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के 2 नंबर में आ सकता है कि ज्यादा प्रोसेस अगर सीपीयू बाउंड के हों, ज्यादा प्रोसेस आईओ बाउंड के, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो यू कैन आंसर इन दिस वे। ठीक है, now the last topic which we are going to discuss, that is process control block, which is also known as process control block is also known as task control block. It is also known as task control block. ठीक है, कहीं कहीं पे आप बुक्स में देखेंगे इसे टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं, और बहुत फेमस नाम है शॉर्ट में
पीसीबी। जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है उसका हमेशा एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होती है और डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय पीसीबी। इट कंटेन्स मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक प्रोसेस सच एज, सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है? हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी होता है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस का नंबर होता है। ये इंफॉर्मेशन किस में होती है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है। जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन टाइम पे वो डिफरेंट स्टेट्स में रहता है। तो आपका जो प्रोसेस है जिसके लिए पीसीबी बना है वो कुछ, उसकी स्टेट कौन सी है ये भी किसके अंदर स्टोर होता है? पीसीबी के अंदर स्टोर होता है। तीसरा क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम क्या काउंटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीसी। पीसी में क्या होता है? पीसी में हमेशा उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होता है जो अभी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है। प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो ये भी जो कि इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन अभी एक एग्जीक्यूट हो रही है, नेक्स्ट कौन सी होगी, उसका एड्रेस किस में होता है? प्रोग्राम काउंटर में होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। चौथा क्या होता है? सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू के कुछ रजिस्टर्स होते हैं, कुछ जैसे कि स्टैक पॉइंटर होता है, जैसे कि इंडेक्स रजिस्टर होता है, और कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जैसे कि हमारा एक्यूमुलेटर होता है जिसके अंदर आप टेम्परेरी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो ये किसका पार्ट होते हैं? ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का पार्ट होते हैं कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर्स की जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन भी कहां से मिलती है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमेशा जैसे एक प्रोसेस क्रिएट होता है उसके साथ बनता है, उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। पांचवी इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, कि ये जो प्रोसेस है इस पे कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट है। तरह तरह की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती हैं। जैसे कोई प्रोसेस राउंड रॉबिन शेड्यूल के अंदर काम करता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में करता है, यह हम आगे बात करेंगे। फीफो पे काम करता है, जैसे कि पहले आया पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी किसके पास होती है? ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास होती है। और क्या इंफॉर्मेशन होती है? मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन भी सारी किसके पास होती है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास होती है। यानी कि कौन सी जगह पे मेमोरी में ये प्रोसेस को एलोकेट किया गया है, कहां पे स्टोर है, कहां से शुरू होता है, उसका लिमिट कितना है, कहां पे जाके वो खत्म होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से मिलती है। जो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, हमेशा जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होगा उसके साथ एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी मेंटेन होगा। और कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जिसके साथ ये काम कर रहा है, इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, जॉब कौन सी है, ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये किसके अंदर स्टोर होती है? किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, दैट इज स्टोर्ड इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और क्या मिलता है? इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। क्या इनपुट आउटपुट स्टेटस है, कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ वो काम कर रहा है, किसकी उसे रिक्वायरमेंट है, किसका उसे एलोकेशन होना चाहिए, दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल विद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो एक 5 नंबर का 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो आप ये बढ़िया सा डायग्राम बना दीजिएगा और हर एक के बारे में एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू शुड एक्सप्लेन। जैसे व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर? द प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। मैंने बताया था program counter is a register which contain the address of the next instruction to be executed next, या फिर which contain the address of instruction which is executed to next। ठीक है। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है? जैसे कि एक्यूमुलेटर होता है, इंडेक्स रजिस्टर होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, जीपीआर होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर। ये सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू रजिस्टर में होती है। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस्ड, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन and IO status info, list of IO devices allocated to the process, a list of open file, etc. So this all information is available with process control block, PCB, or you can say task control block. So this is we have discussed. Now why PCB is needed? तो इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। प्रोसेस मैनेजमेंट की सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी के पास होती है। जब कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है, सीपीयू किसी एक प्रोसेस पे काम कर रहा है, प्रोसेस पे काम करने के बाद हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, या मल्टीटास्किंग इंप्लीमेंट करने के लिए आपने क्या हुआ? इंटरप्ट कर दिया, या उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस बिटवीन एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट प्रोसेसेस, नीड टू सेव एंड रीस्टोर द एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ऑफ ईच प्रोसेस। वो कंटेक्स्ट स्विचिंग वाली जो इंफॉर्मेशन है कहां पे स्टोर होती है? वो पीसीबी के अंदर ही स्टोर होती है। रिसोर्स मैनेजमेंट, किस किस रिसोर्सेज पे वो काम कर रहा है, इस सारी इंफॉर्मेशन को कहां पे स्टोर करते हैं?
पीसीबी के अंदर स्टोर करते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, सबसे पहले सिग्नलिंग होती है। जैसे एक क्रॉसिंग पे एक गाड़ी सामने से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और एक समय में एक ही कार निकल सकती है, इतना ही स्पेस है। तो इन दोनों के बीच में कौन पहले जाएगा किसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, डेडलॉक ना हो, वहां फंसे ना रहें, वो करने के लिए क्या होगा, पहले इन दोनों के बीच में सिग्नलिंग होगा। या तो मैं अपना इंडिकेटर दूंगा कि आप निकल जाओ, या मैं ऐसे इशारा करूंगा आंखों से, फेस रीडिंग से। फर्स्ट देयर विल बी अ इंटरेक्शन और यू कैन से सिग्नलिंग। और सिग्नलिंग से क्या होगा, हम दोनों के बीच में, दो कार लोग, जो दो ड्राइवर हैं उनके बीच में क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा। सिग्नलिंग से क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन से क्या होगा, मैं इधर से निकल जाऊंगा या वो पहले निकल जाएंगे और हम प्रॉब्लम से बच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन भी कहां पे स्टोर होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर स्टोर होती है। और हर एक प्रोसेस का अपना एक नंबर होता है, वो आईडी प्रोसेस की पीसीबी में स्टोर होती है। सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पीसीबी में स्टोर होती है। द पीसीबी इज ए क्रूशियल डेटा स्ट्रक्चर। इसीलिए जो पीसीबी है एक इतना इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट फैसिलिटेट प्रोसेस मैनेजमेंट, context switching, resource management, synchronization, communication, accounting, enabling the efficient and effective execution of process within the system. That's why PCB is very important. Process control block is very important. Task control block is very important. तो बहुत अच्छे से हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, थ्रेड्स। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। थ्रेड्स क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, एक समय में प्रोसेस एक ही इंस्ट्रक्शन को या एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता था। आज के समय में ऐसा नहीं है। हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम मल्टी थ्रेडेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें एक प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस को सॉरी रेस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसकी रेस्पॉन्सिवनेस को, उसके एग्जीक्यूशन की रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम थ्रेड को यूज करते हैं। डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड सिस्टम की बात करेंगे। यहां पे तो केवल इतना डिस्कशन है 2 नंबर के लिए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन थ्रेड्स या एक्सप्लेन थ्रेड फॉर 2 मार्क्स। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस मॉडल डिस्कस सो फार हैज इंप्लाइड दैट ए प्रोसेस ए प्रोग्राम परफॉर्म ए सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब तक जो बात की, जो पहले होता था एक समय में प्रोसेस एक ही सीपीयू प्रोसेसर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता था। फॉर एग्जांपल व्हेन ए प्रोसेस इज रनिंग ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, ए सिंगल थ्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शन बीन एग्जीक्यूटेड। यानी कि प्रोसेसर केवल वर्ड में आप टाइप कर रहे हो, प्रोसेस उसके ऊपर काम कर रहा है प्रोसेसर, तो वो सिंगल हो गई। दिस सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क। ये जो सिंगल थ्रेड वाला, इसमें एक समय में एक काम हो सकता है। Many modern operating systems extended the process concept to allow a process to have multiple threads of execution and thus to perform more than one task at a time. अगर आप एक समय में एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वी शुड वर्क विद मल्टी थ्रेडिंग ऑन ए सिस्टम दैट सपोर्ट थ्रेड्स। द पीसीबी इज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन फॉर दीज थ्रेड। और जैसे ही अभी तो मैंने कहा था एक प्रोसेस के लिए एक पीसीबी होगा, अगर एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो उन पर्टिकुलर एवरी थ्रेड के लिए भी एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एक डेटा स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड, और वो जो छोटी से छोटी यूनिट है एग्जीक्यूशन की, उसके भी अपने आप में कुछ डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसे आपको इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना पड़ेगा, विच इज अगेन रिक्वायर्ड द यूज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछे गए जो आज आपने पढ़ा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इस टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे कि 2 नंबर में पूछा गया है व्हाट इज द नीड फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो आपने देखा होगा मैंने आपको पहले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में बताया, और चूंकि मुझे मालूम है ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल मैंने इसी तरीके से हेडिंग बनाया, व्हाई वी यूज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हालांकि जो मैंने इसके अंदर लिखा वो ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका था, लेकिन क्योंकि दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर आपने तो बताया था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं था कि व्हाई वी यूज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन माय पीपीटी, इन माय पावर पॉइंट स्लाइड। ये 2 नंबर में पूछा गया, आप आंसर कर सकते हो। ड्रॉ प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, 2 नंबर का है तो छोटा सा डायग्राम बना के आगे बढ़े, वो बड़ा इतना बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस और प्रोग्राम में 2 नंबर का है, मैंने 5 बताए हैं, 3 डिफरेंस बता के आगे बढ़े। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस क्या होता है, वेरियस स्टेट कौन सी हैं, सुटेबल डायग्राम बनाइए, एक्सप्लेन करिए पीसीबी को। तो भैया सब कुछ पूछा है 10 नंबर में, तो जो सब कुछ मैंने आपको बताया उसमें अगर आप 25%, 30%, 40% भी बताते हैं
तो यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10। आई एम श्योर यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10। जैसे ही आप उस डायग्राम को बनाते हैं, फिर 2 स्टेट का डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद आप पीसीबी का डायग्राम बनाते हैं, इससे ही आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, या एक ये पीसीबी के बारे में फिर 2 नंबर में पूछा है, प्रोसेस क्या होता है फिर से 7 नंबर में पूछा है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है फिर से 2 नंबर में पूछा है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सीपीयू शेड्यूलिंग डिटेल में बताइए, 10 नंबर में पूरा क्वेश्चन लिखा है। तो देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द पीसीबी, तो पीसीबी का वो डायग्राम बनाना है और हर एक में जो फैसिलिटी जो उसके अंदर लिखा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन, सबके बारे में 2-2 लाइन लिखनी है। देन यू विल गेट द कंप्लीट 10 मार्क्स। यू शुड आल्सो राइट व्हाई वी यूज पीसीबी, व्हाट इज द यूज ऑफ पीसीबी, वो भी लिखना है, वो पूरा लिखेंगे। 21-22 में क्वेश्चन पूछा गया, 10 मार्क्स है, देन यू विल गेट द कंप्लीट 10 मार्क्स। फिर आगे पूछा डिफाइन प्रोसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाइए, 10 नंबर में पूछा है, सब कुछ बना दीजिए। वो 5 स्टेट के ऊपर मत छोड़िए, वो 2 स्टेट अलग से बनाइए, या अगर पेज आप पूरे पेज पे बना सकते हैं तो 2 उन स्टेट को भी उसके अंदर बना दीजिए। और थ्रेड 2 नंबर में 16-17 में पूछा गया था, उससे पहले उसके बाद कभी नहीं पूछा गया, तो इसीलिए मैंने एक पीपीटी इसके अंदर, एक स्लाइड इसके अंदर मैंने जोड़ी, इन विच वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज थ्रेड। ठीक है, तो आज हमने जो जो डिस्कस किया, उसके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, वी कैन आंसर, वी आर एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, यूनिट नंबर 3 का थोड़ा सा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अगर मैं से कहता हूं तो लगभग 15% वी हैव कवर, 20% वी हैव कवर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शेड्यूलिंग क्यूज एंड व्हाट आर द डिफरेंट शेड्यूलर, जिसमें मैं 3 शेड्यूलर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर। लेकिन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे उसका क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है, दैट वी विल डिस्कस इन दी आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज शेड्यूलिंग क्यूज एंड शेड्यूलर। मुझे पूरी उम्मीद है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।